हेलो एवरीवन। नमस्ते। खम्मा गनी। तो हम लोग आज यहाँ पे सी एस एम पी आई एस का ये डेमो फाउंडेशन कह सकते हैं, फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है हमारा। दैट इज़ फ्रॉम 28 जून स्टार्ट हो रहा है हमारा फाउंडेशन कोर्स। और हम आज थोड़ा सा बात करेंगे कैसे हमारे अप्रोचेस होने वाली हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री का टीचर हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। बेसिकली मेरे सब्जेक्ट हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और इंटरनल सिक्योरिटी है। तो हम लोग आज यहाँ बात करेंगे कि हिस्ट्री के जो 3 हिस्से होते हैं, हमने जैसा डिकोड किया था कि हिस्ट्री के हमारे 3 हिस्से होते हैं। तो मिड मॉडर्न, मिडाइवल, एंशियंट। तो हम आज जो बात करेंगे, हम बात करेंगे मेडाइवल की, मेडाइवल हिस्ट्री की। तो पहली चीज, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि हमें जानना है कि हमारे पास क्या रिसोर्सेज हैं। क्योंकि हम कहीं से पढ़ रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि सोर्सेज का जानना, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। और सेकेंडली सबसे इंपॉर्टेंटली कि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम बात करें सोर्सेज की। तो मिडिवल हिस्ट्री के जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, पहले तो आपका क्लास लेक्चर होगा। क्लास लेक्चर्स के साथ आपको जब उसको ऐड करना होगा, ऐड करने के लिए, क्योंकि हमें सप्लीमेंट कुछ तो करना होगा ना। क्लास लेक्चर में बहुत सारी चीजें हो नहीं पाती क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम स्लॉट्स होते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे पास बुक्स होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट देखिए, एक चीज होती है कि हमें इम्पॉर्टेंट होता है जानना, इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा जानना ये होता है कि क्या पढ़ने से ज्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जानना क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए हम जब देखेंगे कि हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ बुक्स हैं, जैसे कि जब हम मिडिवल की बात करते हैं तो अभी हमें पता है ना कि एनसीईआरटीज नई आ रही हैं, नई एनसीईआरटीज आ गई हैं। तो नई एनसीईआरटीज में हम देखेंगे तो क्लास 8th की एनसीईआरटी, 8th की एनसीईआरटी प्लस 7th की पार्ट 2 जो है, ये ये न्यू एनसीईआरटी में, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये न्यू एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। ये बुक्स जो होती हैं ये मिडिवल की शुरुआत करती हैं, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में एक अच्छे सोर्स है। उसके बाद हम आएंगे ओल्ड एनसीईआरटीज की बात की जाए। ओल्ड एनसीईआरटीज मतलब एकदम ओल्ड एनसीईआरटीज नहीं, अभी जो जस्ट डिसकंटिन्यू हुई है, अभी जो 1 साल पहले तक चल रही थी, उसमें हमें पढ़ना होगा क्लास 7th की एनसीईआरटी है आवर पास्ट पार्ट 2। ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है, तो इसको पढ़ना होता है। ये हमें मिडिवल का एक रफली पूरा हिसाब किताब बता देती है। फिर आता है उसके बाद थर्ड जो हमारे पास सोर्स होता है, वो होता है क्लास 12th। क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है, जिसको थीम 3 के नाम से है, थीम 2 के नाम से है, ठीक है, थीम 2 के नाम से है। तो ये इतने सोर्सेज हमारे रहेंगे, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स जो होगा वो हमारे होंगे क्लास नोट्स। तो क्लासेस आपको रेगुलर करनी होंगी, क्लासेस छोड़नी ही होंगी, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में एक बड़ी खास बात होती है, या फिर इसको बहुत नुकसान वाली बात भी कहिए, कि हिस्ट्री में सब कुछ बड़ा कंटिन्यूएशन चल रहा होता है, कि एक क्लास दूसरे क्लास से कनेक्टेड होती है, एक इवेंट दूसरे इवेंट से कनेक्टेड होता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम क्लासेस को ना छोड़ें, और प्लस इन सोर्सेस का थोरोली पूरा अच्छे से कवर करें, इनके शॉर्ट नोट्स बनाएं, और प्लस साथ में इनको क्लास नोट्स के साथ ऐड करें। क्लास नोट्स जहाँ छोटे पढ़ रहे हैं वहां उनको डालें, जहाँ जहाँ ये कम पढ़ रहे हैं वहां क्लास नोट्स को इंप्लीमेंट करके फाइनली अपना एक कंक्लूडेड पूरा एक नोट्स बनाएं। उसके बेस पे आप तैयारी करें। वैसे क्लास नोट्स एनफ होंगे, उसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों की। अब ये तो हो गए हमारे सोर्सेस। अब सेकेंड चीज जो आती है वो आती है सिलेबस। तो किसी भी पॉइंट, किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, हम जैसे कहीं भी खाना खाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट, तो वहां पे क्या होता है कि हम कुछ चीजों का ध्यान देते हैं। पहले तो हम चूज करते हैं कि वेज है कि नॉन वेज, वेज नॉन वेज में से क्या खाना है, या फिर बहुत सारे लोग दोनों कोई दिक्कत नहीं होती, बट फिर भी हम एक टाइम पे एक ही चीज खा रहे हैं, वेज या नॉन वेज। फिर होता क्या है, फिर हम मेन्यू देखते हैं। मेन्यू में हम टाइप्स ऑफ फूड चूज करते हैं कि कॉन्टिनेंटल लेंगे या फिर रशियन, इटालियन, इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज। तो इन चीजों को चूज करते हैं। फिर उसके बाद हम नीचे आते हैं तो हम देखते हैं कि किस टाइप का खाना खाना है, दाल रोटी, दाल चावल। तो मेन्यू का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसके पीछे पहले प्लानिंग, प्लान्ड वे में इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिना प्लानिंग के बिल्कुल समझिए कि
आप बिना किसी हथियार के आप सामने युद्ध कर लड़ने जा रहे हैं, तो हार के समान ही होता है। इसीलिए प्लान होना बहुत जरूरी होता है। तो प्लानिंग के लिए मेन्यू का होना, यानी हमारे लिए सिलेबस का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कोई भी सब्जेक्ट हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमें सिलेबस का पूरा ज्ञान होना चाहिए, सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो मिडिवल जो होता है, मिडिवल के बारे में अगर हम थोड़ा सा जाने, तो पहले हमें ये जानना होगा कि कट टू कट डिमार्केशन क्या है। कोई भी कट टू कट डिमार्केशन हिस्ट्री में नहीं होती। पहली बात तो कि नहीं, यहीं से खत्म हो रहा है हिस्ट्री, और एंशियंट यहाँ खत्म हो जा रहा है, मिडिवल यहाँ शुरू हो रहा है, और मॉडर्न यहाँ खत्म, सॉरी मिडिवल यहाँ खत्म हो रहा है, मॉडर्न यहाँ शुरू हो जा रहा है। तो इसके लिए थोड़ा सा फिर भी एक रफली एक बनाया गया है पैरामीटर कि कहाँ से क्या शुरू हुआ। तो सिलेबस जानने से पहले पहले हमें जानना होगा कि कहाँ से क्या खत्म हुआ। तो मान लीजिए ये टाइम की लाइन है, एक टाइम लाइन है हिस्ट्री की। तो अगर हम इसको 3 हिस्सों में बांट दें, तो जो हमारा एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट होती है, वो क्योंकि हम ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ रहे थे, इंसानों की हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, तो वो स्टार्ट होती है हमारे स्टोन एजेस से, यानी पाषाण काल से। वो स्टोन एज से स्टार्ट होती है। ठीक है। अब समय आता है 640, अब पूरा एंशियंट हिस्ट्री चल रहा है हमारा। फिर समय आएगा 647 ईस्वी, 647 एडी आएगा, 647 एडी आया। यहां इसको रफली मानते हैं कि ये जो बॉर्डर है, ये यहाँ पे हमारा एंशियंट हिस्ट्री खत्म होता है और यहां से हमारा मिडाइवल चालू होता है। ठीक है, 7th सेंचुरी के आसपास। ये पीरियड इसलिए माना जाता है क्योंकि इस पीरियड में हर्ष का एम्पायर खत्म हो रहा है, हर्ष का एम्पायर खत्म हो रहा है, हर्ष का एम्पायर डिक्लाइन हो रहा है। ठीक है। इसके बाद शुरू होती है हमारी मिडिवल। तो ये जो पूरा एरिया है, ये मिडाइवल तक चलता है, और ये कहां तक जाता है, 1746 तक जाएगा। ये 1746 तक जाएगा, जहां तक कि मिडिवल भारत चल रहा है, जिसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ेंगे वो हमें पूरा सिलेबस हम डिकोड करेंगे। तो ये आता है, ये होता है हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर तक हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर तक। तो ये एक रफली पूरा हिसाब किताब हो गया हमारे मिडिवल भारत का या मिडिवल हिस्ट्री का। और क्योंकि हम भारत की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम बाहर थोड़ा कम ही देखेंगे, जितना काम होगा हम उतना ही देखेंगे। तो अब आते हैं हमारे पे कि सबसे पहले हिस्ट्री में शुरुआत कहाँ से करते हैं। तो जब हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं, तो शुरुआत हम करते हैं इंट्रोडक्शन से। कोई भी चीज हम शुरुआत जब करते हैं, तो पहले उसके बारे में पूरी भूमिका सेट करते हैं कि कैसे क्या है और कैसे हिस्ट्री का क्या हिसाब किताब है। तो इसके लिए हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे मिडिवल हिस्ट्री का। तो मिडिवल हिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री का डिमार्केशन क्यों किया गया, एंशियंट और मिडिवल में क्या डिफरेंसेस रहे हैं, सोसाइटी में क्या चीजें बदली हैं, व्यापार प्रणाली में क्या चीजें बदली हैं, उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की कैसी हुई है, फिर साथ में रिलीजियस चेंजेस क्या क्या हुए हैं, पॉलिटिकल चेंजेस क्या क्या हुए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए किन बेसिस पे ये किया गया है कि पूरा इतिहास का एक एंशियंट से मिडिवल में जो ट्रांजिशन हो रहा है, वो किन बेसिस पे हो रहा है, ये हम देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन का ये पार्ट हो गया हमारा थोड़ा सा। ठीक है। उसका जब हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर इनका जो पहला टॉपिक जो शुरुआत होती है, वो होती है ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल से। यानी 3 राजा हैं शुरुआत में, जो गुप्त काल विघटित हो चुका है, हर्ष का एम्पायर जा चुका है, मगध में कोई महान एक राजा बचा नहीं। हर्ष का एम्पायर से कन्नौज में था, तो कन्नौज जो है वो सेंटर ऑफ पावर बन जाता है, सेंटर ऑफ पावर। वहां पे कंटेंशन स्टार्ट होते हैं। तो 3 राजा जो हैं, 3 वंश जो हैं आपस मिल रहे हैं, जिनको हम ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के नाम से जानते हैं। साथ में फिर हम साउथ में देख रहे होते हैं, साउथ में इंपीरियल चोलाज हैं, चोल चेगरे पांडे साथ में चल रहे हैं, उनको भी हम देखेंगे साथ में, क्योंकि दक्षिण भारत का इतिहास बहुत ही वृहद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि दक्षिण भारत का इतिहास क्योंकि आक्रमणों से मुक्त रहा है, ज्यादा आक्रमण हो नहीं रहे दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत कहीं ना कहीं स्टेबल है। और प्लस ट्रेड वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा है, खासकर अगर हम बात करें श्री विजय एम्पायर से, जो कि मलय पेनिनसुला में आता है, और फिर हम बात करें अगर वेस्टर्न की, रोमन एम्पायर जो कि विघटित हो रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि वहां पे ऑटोमन लोग राज करने, या तुर्की लोग वहां पे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इस्लामिक राज्य वहां पे इस्लामिक शासन धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो विघटित कंडीशन में, लेकिन फिर भी व्यापार तो हो रहा है पश्चिम से। तो जो दक्षिण भारतीय व्यापार है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर जो मसालों का व्यापार है, या फिर जो मोतियों का व्यापार है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसलिए साउथ का जो हमें पढ़ाई करनी होती है, दैट इज चोल चेर एंड पांडे, तो हम यहाँ उनको कवर करेंगे। और कोई भी चीज हम जब कवर करेंगे, तो उनके 3-4 फैसेट्स को हम देखेंगे, 3-4 चीजों को देखेंगे उनके इतिहास में। एक तो इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा पॉलिटिकल कंडीशन, तीसरा सोशल कंडीशन, चौथा रिलीजियस कंडीशंस। तो
इन चीजों को हम देखेंगे और इनके ऊपर हम वृहद रूप से बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। और खासकर यूपीएससी की बात अगर की जाए तो यूपीएससी बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ये बात करता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे, कॉन्सेप्ट के बेसिस बात करता है। तो हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो ये हमारे दक्षिण भारत के हमारे इतिहास पढ़ लिया हमने, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब गुप्त काल का विघटन, गुप्त साम्राज्य का विघटन हो रहा है या गुप्त साम्राज्य जब डिसॉल्व हो रहा है और हर्ष का पीरियड आ रहा है, तो धीरे धीरे जो रीजनल किंगडम्स हैं, राजपूत स्टेट्स इमर्ज हो रहे हैं। इसके पहले क्या था, इसके पहले क्षत्रिय हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे। इनका ट्रांजिशन हो रहा है राजपूतों में। राजपूत आज के डेट में जो राजपूत हैं वो क्षत्रिय राजपूत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। लेकिन इसके पहले आप बहुत सारे अपने पहले क्षत्रिय राजाओं को देखेंगे आप, तो कोई भी सिंह जैसा टाइटल नहीं लगा रहा है, या फिर कोई भी अपने आप को डिनोट नहीं कर रहा है कि वो किस वंश से बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हम इतिहास से पढ़ते हैं तो हम देखते हैं रामायण महाभारत, इनसे इतिहास मिलता है। फिर हम नीचे आते हैं और क्षत्रिय राजा में मिलते हैं, तो कहीं भी हम ये देखते हैं, कहीं भी कोई नाम के आगे सिंह नहीं लगाता है। राजा राम थे, वो राम के आगे सिंह नहीं लगा रहे हैं, या फिर ये नहीं दिखाया कि मैं सूर्य वंश का हूं या इस वंश से बिलोंग करता हूं, तो सिंह नहीं लगा रहे हैं। तो ऐसे ही अब ये राजपूत स्टेट इमर्ज हो रहे हैं ना, तो फिर ये आइडेंटिटी अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी एक क्लैन से, उसके आगे वो नाम लगा रहे हैं। क्योंकि हम जब गुप्त पीरियड में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हम पुराण देखते हैं गुप्त पीरियड में लिखा है, तो उसमें ये कहा जाता है कि जो राजपूत है वो नाम के आगे वर्मन लगाएंगे, राजपूत नहीं मतलब क्षत्रिय जो है वो नाम के आगे वर्मन लगाएंगे, और जो ब्राह्मण है वो शर्मा लगाएंगे। तो ऐसे ही इस समय तक ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन ये काल जब आ रहा है राजपूतों का, इस समय ये अपने नाम के आगे अपने वंश परंपरा का नाम लगाना शुरू कर रहे हैं। तो इसको हम राजपूत काल शुरुआत होती है। राजपूत काल में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम जैसे जानते हैं कि राजपूत बहुत ही ज्यादा बलशाली रहे हैं, बहुत ही ज्यादा वीर योद्धा रहे हैं, और पश्चिम से आने वाले आक्रांताओं को इन्होंने लगभग 600-700 साल तक रोका है। क्योंकि हम जब देखते हैं कि राजपूत जब जो पश्चिम से हम मोहम्मद कासिम आता है और 700 कुछ में वो आता है हमारे यहाँ पे भारत में एंट्री करना शुरू करता है 8th सेंचुरी में, तो तब से राजपूत उसको रोक रहे हैं, लगातार उसको रोक रहे हैं, लगातार उसको रोक रहे हैं। कहने के लिए वो सारे राजाओं को हरा रहा है, पश्चिम में सारे राजाओं को हरा रहा है, फारस को खत्म कर दे रहा है, हर चीज को खत्म कर दे रहा है, लेकिन भारत नहीं आ पा रहा है। भारत में वो दाहिर को हराता है, लेकिन उसके आगे वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे राजपूत अपनी तलवार लेके खड़े हैं। और राजपूतों का योगदान ये रहा है कि इन्होंने भारत में एक लंबे समय तक विदेशी आक्रांताओं को रोका है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जब इनके बाद, तो एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारे इतिहास में, जब पृथ्वीराज द्वितीय जो है हमारे, वो उनका परास्त होता है तराइन के द्वितीय युद्ध में। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब परास्त होता है तो वहां पे टर्किश लोग भारत आते हैं, तुर्की लोग भारत आते हैं, उनका कंक्वेस्ट होता है भारत में। और मजे की बात देखिए कि कितने साल तक राजपूतों ने शील्ड जो लगाई थी, जैसे ही टूटी तो 100 साल में दक्षिण भारत पहुंच जाते हैं। तो इसलिए भारत के जो रीजनल राजा थे उनका कितना प्रभुत्व था ये आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम आगे आएंगे, फिर जब मोहम्मद गौरी आता है, वो यहाँ पे राज्य करता, तो वो चला जाता है, बेसिकली वापस गौर चला जाता है वो। तो गौर जाने के बाद तो यहाँ पे कोई तो होना चाहिए, तो उसका गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गुलाम वंश की स्थापना होती है, उस गुलाम को राजा बनाते हैं। उसका उसका दामाद जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, उसके बाद इल्तुतमिश आता है। उसके बाद यही होता है जो उसके बाद चलता रहता है, सब कुछ चलता रहता है। उसका गुलाम वंश की स्थापना होती है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो बेसिकली ये हम दिल्ली की कहानी पढ़ रहे हैं कि दिल्ली के या अजमेर के या फिर आगरा के एरिया में, ये पूरा एरिया जो है, क्योंकि जो पृथ्वीराज चौहान से जो एरिया कैप्चर किया गया है, बेसिकली वो राजा है अजमेर के, और लेकिन क्योंकि उनके जो नाना के साइड का एरिया है वो है दिल्ली, तो तोमर्स की राजधानी दिल्ली थी, इनकी राजधानी अजमेर थी, लेकिन ये दोनों कंबाइंड मिलके पूरा एक राज्य चलाते थे पृथ्वीराज चौहान। तो इसका हम पढ़ेंगे। फिर हम गैधर्वों के बारे में पढ़ेंगे, जयचंद्र गैथलवा। अब जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, हम यहाँ पे फैक्ट्स देखेंगे रादर देन कि हम पहले पूर्वाधारणों से ग्रसित होकर पढ़ें, लेकिन हम यहाँ फैक्ट देखेंगे, जो हिस्ट्री जैसे है हम वैसे ही पढ़ेंगे। तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए, खासकर मिडिवल पढ़ने के लिए, हमारे अंदर ये धारणा होनी चाहिए कि हम पहले पूर्व धारणाओं से ग्रसित ना रह के जो फैक्ट्स हैं उनको पढ़ें, ठीक है। उसके बाद हम इनके आगे बढ़ते हैं, गुलाम वंश के आगे हम आते हैं, खलजी लोगों का राज्य आता है, बलबन का राज्य खत्म होता है। उसके बाद खिलजी आते हैं। खिलजियों ने क्या किया, उनके समय हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक अपने लेवल पे जा रहा है। मलिक कफूर जैसा उनका गुलाम जो है वो दक्षिण भारत में जा रहा है, वहां क्या करता है, कैसे मंदिरों को तोड़ता है, वहां पे कैसे अपना राज्य का विस्तार कर रहे हैं ये। उसके बाद खलजियों का राज्य खत्म होगा, खलजियों के अलग अलग राजाओं को हम पढ़ेंगे। खलजियों का राज्य जब विघटन पे आएगा तो उसके बाद शुरू होते हैं तुगलक।
तुगलक में हम अलग अलग राजाओं को पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि खिलजी और तुगलकों में जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मिलिट्री का, जैसे भी इन्होंने मिलिट्री को, क्योंकि इसके पहले मिलिट्री ज्यादातर क्या कर रही है, लूट मार पे है। जैसे कहीं पे इन्होंने हमला किया तो एक सर्टेन हिस्सा लूट का वो मिलिट्री के पास, जो सैनिक है उनके पास जाएगा। लेकिन जब खिलजी आते हैं तो हम देख रहे हैं कि इन्होंने बाकायदा सैलरी का सिस्टम स्टार्ट किया, सैलरी देना स्टार्ट किया इन्होंने। तो ये काम इसको और बेहतर बनाया तुगलकों ने। ऑल्दो कई कुछ बहुत बड़ी फार्स, मतलब बहुत बड़े ब्लंडर किए तुगलकों ने, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। और इस बीच में हमें देखने को मिलता है कि हम जब भारत में मोहम्मद कासिम आता है, फिर गजनवी आता है, गौरी आता है, तो साथ में हम एक चीज और देखेंगे, वो है हमारे विदेशी ट्रैवलर्स जो आ रहे हैं। क्योंकि इस समय के जो विदेशी ट्रैवलर, जो इस समय का इतिहास का जो मोस्टली जानकारी मिलती है ना, वो विदेशी ट्रैवलर से मिलती है। जैसे उत्बी की है किताबुल यामिनी करके है। तो इन किताबों से हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानने को मिलता है, क्योंकि इस समय उतना इतिहास वृहद रूप से कोई लिख नहीं रहा है, या इन्होंने कुछ ऐसे नहीं कि इन्होंने, जैसे इसके पहले के राजाओं को हम देख रहे हैं जो एंशियंट में है, जो प्राचीन इतिहास में है, जो अपने नाम के शिलालेख लिखवा रहे हैं, या ताम्र पत्रों पे लिखवा के ये लोग कहीं न कहीं मंदिरों को दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, जिसका इतिहास का जो एक जीता जागता प्रमाण मिलता है। लेकिन इनके बारे में कौन लिख रहे हैं? इनके बारे में लिख रहे हैं जो विदेशी इनके साथ आ रहे हैं। जैसे अलबरूनी हो गए, उत्बी हो गए, उसके बाद आगे जब हम आगे आते हैं तो बीच में आते हैं जब ये तुगलक हैं, तुगलक के समय में इब्न बतूता आते हैं। अ, तो ये चीज़ें हैं, इस समय हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या लिखा वो हम देखेंगे, और किन चीज़ों के बारे में देखा है, क्या उस समय की कंडीशंस है। मैंने बताया था ना, हम 3-4 चीज़ों के बारे में देखेंगे। पहली तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या बदलाव आ रहे हैं, पहले से क्या हो रहा है, और किन चीज़ों पे सुधार हो रहा है, क्या चीज़ें और बुरी हो रही हैं, बदतर हो रही हैं। जो उस समय आम आदमी है, उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि हम इतिहास सिर्फ राजा-रानी की कहानी नहीं पढ़ते हैं, हम इतिहास में पढ़ते हैं कि क्या उस समय आम आदमी, हम इतिहास बेसिकली पढ़ते ही इसीलिए हैं। अब यूपीएससी में इतिहास का रिलेवेंस क्या है? इतिहास का यूपीएससी में रिलेवेंस यही है कि जो गलतियाँ पीछे हुई हैं, वो हम गलतियाँ ना करें। जो अच्छी चीज़ें पीछे हुई हैं, उनको हम आगे कंटिन्यू करें, और इन दोनों का समावेशन करके हम आगे एक अच्छे राज्य की स्थापना करें। ये हमारे यहाँ पे यूपीएससी में इसका रिलेवेंस होता है। तो इतिहास, हमें इतिहासज्ञ नहीं बनना है, इतिहास के बारे में हमें इतिहासविज्ञ नहीं बनना है कि इतिहास के बारे में हमें सब कुछ जानना है, या फिर इतिहासकार बनना है, खुदाई करनी नहीं। हमें जो हुई है पीछे गलतियां, या जो हमने पीछे सीखा है, उनका हमें एक कॉकटेल बनाना है प्रॉपरली, और उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट आज के डेट में हमें अपने शासन में करना है। एक देश को हमारे अच्छा देश बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया। अब तुगलक का जब काल खत्म होगा, तुगलकों का काल खत्म होगा, कालखंड, तो उसके बाद आते हैं सैयद। और सैयदों का काल बहुत बड़ा नहीं रहा है, बहुत विस्तार से इन्होंने कुछ ज्यादा बहुत कुछ नहीं करते हैं ये। लेकिन फिर भी क्योंकि ये दिल्ली के तख्त पे बैठ रहे हैं, तो आगरा के तख्त पे बैठ रहे हैं, तो सैयद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सैयद बहुत खास हो जाते हैं हमारे इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद काल आएगा लोधियों का। लोधी भी सैयद के बाद आते हैं, और लोधी इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि लोधी के बाद एक बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है। जो लोधी हैं उनके बाद एक बड़ा ट्रांजिशन आ रहा है दिल्ली के तख्त पे, क्योंकि लोधी जैसे ही जाएंगे, तो हम लोधी की समय 2-3 चीजें देखते हैं कि जैसे मान लीजिए लोधीज हैं, इस समय हम देख रहे हैं, क्योंकि लोधी इतने ताकतवर राजा नहीं है, इस समय हम देख रहे हैं कि जो रीजनल किंगडम्स हैं, रीजनल किंगडम्स है जैसे कि राजपूत, ये बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहे हैं, ये बहुत तेजी से स्ट्रांग हो रहे हैं। साउथ में अलग अलग राजा स्ट्रांग हो रहे हैं। ठीक है, ये अलग अलग राजा स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि जितना बड़ा राज्य स्थापित करके गए हैं तुगलक या फिर खलजी, उसको कहीं ना कहीं इफेक्टिव रूप से लोधी संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इसके बाद ये रीजनल किंगडम्स का राइज हो रहा है। सेकेंडली, सबसे एक बड़ा इतिहास में चेंज इस समय ये आ रहा है, वो आ रहा है राइज ऑफ मुगल्स, राइज ऑफ मुगल का प्रादुर्भाव हो रहा है। मुगल जो थे वो सेंट्रल एशिया से, ख्वारिज्म से भारत आए थे, तो इनका राइज हो रहा है। और पूरा यहाँ के बाद हम देखेंगे लोधीज के बाद सब कुछ पूरा बदल जा रहा है भारत में। यहाँ तक कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन पूरा बदल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहा है, सोशल पॉलिसीज कैसे बदल रही है, रिलीजियस पॉलिसीज कैसे बदल रही है, पॉलिटिकल सेटअप कैसे बदल रहा है, ये हम पूरा देखेंगे। क्योंकि हम आज भी बहुत सारी चीजें जो आज के डेट में हम बहुत सारी चीजें इनहेरिट करते हैं, वो मुगलों के ही बनाए हुए सिस्टम से करते हैं। जैसे कि
हम जब बंदोबस्त, खेती के बंदोबस्त की बात करते हैं, खेती बाड़ी या जमीन के बंदोबस्त की बात करते हैं, बंदोबस्त मतलब होता है उनके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, तो आज भी बहुत सारी जगहों पे हम टोडर मल का जो सेटलमेंट सिस्टम था उसका हम इस्तेमाल करते हैं। टोडर मल ने अपने समय में दसाला सिस्टम लेके आए थे, तो उसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने की थी ऐसी जो कि आज भी हम इनहेरिट करते हैं। तो जब हम मुगल एम्पायर पढ़ेंगे, जब मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, तो हम वहां पे इसके बारे में प्रॉपर डिटेल में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम मुगल्स पे लेके नहीं आएंगे अपने सिलेबस में, अभी भी हम लोधी जब खत्म होंगे तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे रीजनल। मैंने बताया ना कि यहाँ पर रीजनल किंगडम्स राइज बहुत तेजी से हो रहे हैं, तो अलग अलग राजा जैसे राणा सांगा हो गए, ठीक है ना, उसके बाद पूरा मेवाड़ की गद्दी देखेंगे, पूरा राजपूत स्टेट्स देखेंगे, साउथ में देखेंगे, यादवों को देखेंगे, उसके बाद सदर्न स्टेट जाएंगे हम, और फिर हम वहां पे साथ में देखेंगे विजयनगर किंगडम्स को देख रहे हैं हम लोग, विजयनगर एम्पायर देख रहे हैं कैसे विजयनगर एम्पायर राइज कर रहा है, और व्यापार कैसे हो रहे हैं भारत से, क्या भारत की आर्थिक स्थिति है, व्यापारिक स्थिति क्या है हमारी, इन चीजों को देखेंगे। तो 15वीं शताब्दी में जो उत्तर भारत की कंडीशन है हम उसको देख रहे हैं, साथ में सिर्फ उत्तर भारत नहीं, हम पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत को भी देखेंगे, क्योंकि अब हम अगर रीसेंट ट्रेंड देखें यूपीएससी का, तो रीसेंट ट्रेंड ये है यूपीएससी का कि यूपीएससी जो है वो कहीं ना कहीं जो कन्वेंशनल क्वेश्चंस हुआ करते थे जो कि मुगल एम्पायर से होते थे या फिर दिल्ली के बेस, मतलब दिल्ली के तख्त के आसपास घुमा करते थे, तो उसको कहीं ना कहीं ये बदल रहे हैं। और ये अब रीजनल किंगडम्स जो हैं हमारे, जो छोटे छोटे राज्य हैं, छोटे राज्य नहीं कहेंगे या मतलब जो लोकल किंगडम्स हैं, जैसे दक्षिण के हो गए या फिर राजपूत किंगडम्स हो गए, ईस्टर्न किंगडम्स हो गए, जैसे कामरूप हो गया और प्राग ज्योतिषपुर वाला एरिया हो गया, वो सब आसाम वाला एरिया हो गया, उसको ये लोग कहीं ना कहीं केटर कर रहे हैं, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंटली हम क्या करेंगे, हम मैपिंग करेंगे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चंस देखें तो कई साल, पिछले कई सालों में मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछता है कि किस जगह पे क्या चीज स्टैब्लिश है, किस राज्य में है। ठीक है, जैसे धान्य कटका का एग्जाम्पल था, पिछले 2-3 साल पहले आया था, धान्य कटका आया था। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इन चीजों को हम पूरा मैपिंग बेस पे पढ़ेंगे। जैसे एक बार पूछा गया था कि वाघोरा रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि कौन सी साइड से फ्लो करती है, ऐसा करके, ठीक है ना। उसके बाद हम आएंगे दिल्ली सल्तनत। अभी दिल्ली सल्तनत हमने रफली पढ़ा है, क्रोनोलॉजी पढ़ी है। अब हम एग्जाम इंपॉर्टेंट क्या, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, कि दिल्ली सल्तनत में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उस समय पे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके पहले राजपूत किंगडम्स हैं, राजपूत किंगडम्स की जगह ये आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपने यहाँ से, जहां से आज टर्किश है ये लोग, क्योंकि तो टर्क्स जो है वो आ रहे हैं, गल्फ रीजन से आ रहे हैं, तो वहां से जब आ रहे हैं तो ये क्या चीजें ले आ रहे हैं, इस्लाम आ रहा है, कैसे समावेश होगा इस्लाम और हिंदू का जो यहाँ पे रह रहे हैं, बौद्धों का कैसे समावेश होगा, जैनों का कैसे समावेश होगा, इसके बारे में पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कैसे आ रहे हैं, लैंड पॉलिसीज क्या हैं, मिलिट्री पॉलिसीज क्या हैं, इनको पूरा एक साथ हम लेके चलेंगे और इसके बारे में पूरा एक हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ हम इनके अंदर दिल्ली सल्तनत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे, जैसा बताया हमने रीजनल किंगडम्स देखेंगे, तो विजयनगर और बहमनी एम्पायर्स किंगडम्स, इनको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, क्योंकि विजयनगर जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यूपीएससी का। और विजयनगर से मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, तो विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, उसके बाद फिर हम आएंगे अपने, जो जिसके लिए हिस्ट्री जानी जाती है बेसिकली, मतलब जो एक लंबे समय तक अवधारणा रही कि मिडिवल हिस्ट्री का जब नाम कोई सुनता है तो उसके मन में नाम आते हैं मुगल्स के, उसके अंदर मन में नाम आते हैं मुगल्स के। तो हम पढ़ेंगे राइज ऑफ मुगल्स, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, इनके अंदर पॉलिसीज, और फिर हम पढ़ेंगे इनका डिक्लाइन। तो लेटर मुगल्स भी, जो कभी जो मोस्टली लोग सोचते हैं कि लेटर मुगल्स पार्ट होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन हम लेटर मुगल्स यहीं पे वाइंड अप करेंगे, हम लेटर मुगल्स को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, लेटर मुगल्स को हम यहीं वाइंड अप कर देंगे। तो ये हमारा एक रफ स्केच था सिलेबस का। तो जब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर क्लासेस तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अब हम आते हैं किसी एक टॉपिक पे थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, जैसे हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम मिडिवल हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम कहाँ से मानते हैं शुरुआत, जैसे मैंने बोला था ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल से, कि हर्ष का जो साम्राज्य है वो धीरे धीरे विघटित हुआ है, और 647 के आसपास। उसके बाद क्या है कि जो कन्नौज है, क्योंकि कन्नौज जो है वो पावर का रीजन है, मान लीजिए ये ये भारत है, एक रफ स्केच है, ये भारत का एक रफ स्केच है। ठीक है,
अब यहाँ पे ये मान लीजिए कन्नौज है। कन्नौज जो अपभ्रंश नाम है, इसका असली नाम कान्यकुब्ज हुआ करता था, तो ये अपभ्रंश नाम है कन्नौज। तो हमारे इतिहास में जैसे कि पुराणों में इसको कान्यकुब्ज कहा गया है। तो कन्नौज जो है यहाँ पे हर्ष का किंगडम है। अब जब राजा कोई नहीं रहा और कोई बहुत मजबूत शासक नहीं है, क्योंकि अब हर्ष के साथ होता क्या है, उसको पुलकेशिन जो है वो हरा देता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है उसको हरा देता है हर्ष को। हर्ष हार गया, यहाँ पे कोई बड़ा राजा नहीं, और वो वापस पुलकेशिन वापस चला जाता है। अब राज्य नहीं कर रहा है, अब राज्य में वैक्यूम, इतना महान राज्य है, इतनी संपत्ति, इतना वैभव है इसके पास, तो वो खाली हो गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल सेटअप इस टाइम भारत का क्या है। इस टाइम पे भारत का पॉलिटिकल सेटअप क्या है, तो इस समय क्या है, जब कोई बड़ा राजा नहीं होता है ना, तो छोटे छोटे जो उनके सामंत होते हैं वो राजा बन जाते हैं, वो राजा मान लेते हैं, और एक सामंत दूसरे सामंत से प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उनसे आपस में लगातार पारस्परिक रूप से लड़ते रहते हैं। तो अब उसमें से क्या होता है, कुछ लोग महान होकर निकल आते हैं, कुछ बड़े होकर निकल आते हैं, कुछ हार जाते हैं। तो अब हमें देखना होगा इस समय का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो इस समय का पूरा राजनीतिक प्रारूप है, वो क्या है भारत का। तो हम यहां जब देखेंगे तो हम देखेंगे 3 राज्य ऐसे आते हैं जो इस समय डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। ठीक है, तो 3 राज्यों के जो कंडीशन देखेंगे, 3 राज्यों में सबसे पहले हम देखेंगे तो वो हमारे हैं गुर्जर प्रतिहार। इनका राज्य जो है कुछ इस प्रकार है, ये हमारे गुर्जर प्रतिहार हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे राज्य हमारे हैं वो है राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूटों का राज्य है कुछ इस प्रकार, ये राष्ट्रकूट हो गए हैं। उसके बाद तीसरे जो है सबसे इंफ्लुएंशियल इस टाइम पे वो है पाल। पाल, उनका पालों का राज्य कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो ये भारत के उस समय के भारत की ये कंडीशन है, उस समय भारत का ये पूरा सेटअप है। तो अगर हम इनको इनके बारे में थोड़ा सा लिखे तो ये हो गए हमारे गुर्जर प्रतिहार, ये हो गए हमारे राष्ट्रकूट, ये हो गए हमारे पाल। ठीक है ना, तो ये 3 राज्य उस समय पे जो उद्भव होता है जिनका, जो महान, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रोज आपस में लड़ रहे हैं, कुछ खत्म हो जाएंगे कुछ आएंगे, तो ये 3 महान राज्य उसमें निकलते हैं। तो अब हम इस समय देख रहे हैं कि जो इस समय का पॉलिटिकल सेटअप ये है कि अगर हम 647 की बात करें, ये बात लगभग ये पूरा इतिहास है ये 750 के आसपास का है, 750 का। लेकिन अब हम जैसा देख रहे हैं कि हर्ष का जो पीरियड खत्म हो रहा है वो 647 में खत्म हो रहा है, 647 में। तो इस बीच में वो एरिया है जब छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे सांपंत आपस में लड़ रहे हैं, पारस्परिक रूप से लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो आपस में विघटित हो रहे हैं, कुछ विघटित हो रहे हैं, कुछ उद्भव हो रहा है किन्हीं का। तो अब इस बीच में क्या हो रहा है, यही बीच का ये वो पीरियड है, आपको पता होगा कि जब इस्लामी आक्रमण होना स्टार्ट हो चुका है, इस्लामिक आक्रमण होना स्टार्ट, और कन्नौज खाली बैठा है। अब कन्नौज लगभग 100 साल तो खाली बैठेगा नहीं। तो इस समय एक महान राजा का उद्भव होता है, जो कि हम जानते हैं जिनका कार्यकाल है इस समय जो 647 से 750 का एरिया है, इस समय इस बीच में एक महान राजा आते हैं जो कश्मीर के राजा हैं, जिनको कारकोट वंश का राजा कहते हैं, ललितादित्य मुक्तपीड, जिनके बारे में इतिहास में हमें बहुत कम पढ़ा जाता है। ललितादित्य मुक्तपीड, इनका तो नाम भी लोग ढंग से नहीं ले पाते, कुछ लोग मुक्तपीड़ा बोलते हैं, इनका नाम ललितादित्य मुक्तपीड है। और ललितादित्य मुक्तपीड इतने महान राजा हैं उस समय के कि जो कन्नौज पे आके बैठते हैं, साथ में गैधलवाओं को हराते हैं, जो गैधलवा इनके मित्र होते हैं, फिर भी उनको हराते हैं, और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते कामरूप तक जाते हैं, कामरूप मतलब बंगाल तक पहुंचते हैं, उसके आगे फिर प्राग ज्योतिषपुर तक जाते हैं, आसाम तक, साउथ में ये जाते हैं, पूरा चोड़ चेर तक जाते हैं, पूरा दक्षिणी छोर से जाते हैं, फिर यही नहीं रुकते हैं। इनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि ये उत्तर में मंगोलिया तक जाते हैं। हमें कभी नहीं पढ़ाया जाता, हमें अलेक्जेंडर के बारे में पढ़ाया जाता है, हम सिकंदर के बारे में जानते हैं, उसने इतना बड़ा राज्य स्टैब्लिश किया। हमें कभी ये नहीं बताया जाता कि इसने, इन राजा ने पूरा मंगोलिया तक गए हैं, ये गोबी डिजर्ट पार करके मंगोलिया तक गए हैं ये। और साथ में इतना ही नहीं, जब दाहिर हार जाते हैं, हिंदू शाही डायनेस्टी हार जाती है, तो विदेशी आक्रांताओं को, जो इस्लामिक जो इन्फ्लुएंस बाहरी पश्चिम से आ रहा होता है, उसको रोकने में प्रभावी रूप से साबित यही होते हैं। इनके रहते हुए भी कोई भी आक्रांता भारत में नहीं घुस पाता है, जो पश्चिमी हमारी बाउंड्री है वो पूरी सेफ है, सुरक्षित है। तो ललितादित्य मुक्तपीड कारकोट डायनेस्टी के राजा हैं। अब लेकिन क्या हो रहा है कि
अब 750 का समय आ रहा है। अब जैसे बताया 750 में तीन वंशों का उद्भव हो रहा है। वो है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। ये तीन राजाओं का उद्भव हो रहा है। अब हम एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पालों के बारे में। पाल वंश, थोड़ा सा हम सबसे पहले पालों के बारे में जानेंगे। तो पाल वंश का जो एरिया जहां पे इन्होंने राज्य किया वो बिहार, आज का बिहार और बंगाल के बराबर है, उतना एरिया इन्होंने राज्य किया। तो इनके जो संस्थापक थे जिन्होंने पाल वंश की स्थापना की वो गोपाल थे। पहले राजा जिन्होंने स्थापना की वो गोपाल थे। इनका कार्यकाल जो है वो 750 ईस्वी से 770 तक था। मतलब ये 20 साल तक, लगभग 19-20 साल तक ये राजा रहे। इन्होंने जो मुख्य कार्य किए, इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। मैंने बताया सामंत अलग अलग हुआ करते थे, तो पाल भी सामंत ही हुआ करते थे। तो इन्होंने पाल वंश की स्थापना की। साथ में इन्होंने बंगाल को पूरा यूनिफाई किया, बंगाल को पूरा एक संगठित किया। पूरे बंगाल के जो अलग अलग राज्य, जो अलग अलग सामंत थे, उनको हराया, उस राज्य को संगठित किया, उस राज्य को एक किया। और साथ में इन्होंने एक बड़ा काम किया। आपको पता है कन्नौज तो खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बीच में एक महान राज्य है जो राजधानी हुआ करती थी गुप्तों की, वो थी मगध। इन्होंने मगध को कब्जा किया, इन्होंने मगध के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाया, मगध को अपने राज्य में स्थापित किया। तो बंगाल और बिहार को पूरा इन्होंने राज्य को ना एक एक कहते हैं ना पूरा एक ढांचा तैयार किया राज्य का। ठीक है। उसके बाद इनके जो पुत्र होते हैं वो बहुत प्रभावी राजा होते हैं। उनका नाम होता है धर्मपाल। इनको माना जाता है कि ये पाल वंश के सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे ज्यादा ताकतवर राजा हैं। ये जो धर्मपाल है, इनका जो राज्य का काल है, इनके बाद आते हैं धर्मपाल। धर्मपाल, इनका जो राज्य का काल है वो है 770 से 810 का। इनका है 770 से 810 ईस्वी तक का, लगभग 40 साल तक। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी राज्य को फलित और फुलित होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसके अंदर एक किसी भी वंश का या किसी भी आइडियोलॉजी या किसी भी, अभी जैसे आज की बात करें, हम बात करते हैं चाइना की, हम बात करते हैं रशिया की। सबसे, मैं नहीं कह रहा हूं कि डेमोक्रेसी इज नॉट गुड, लेकिन बात ये होती है ना कि किसी भी राज्य को पारस्परिक रूप से फलित और फुलित होने के लिए किसी एक चीज का बराबर फ्लो चाहिए होता है। ठीक है, बराबर फ्लो चाहिए। तो इनके समय में क्या, इन्होंने 40 साल तक एक राजा राज्य कर रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या होता है प्रॉब्लम, अपने यहाँ क्या होती है कि मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छा किया तो दूसरी पार्टी आई, उसने उसको पूरा हटा दिया, फिर से स्टार्ट कर चलो नया। तो डेमोक्रेसी तब अच्छा काम करती है कि जैसे कुछ चीजें अच्छी की गई या मैक्सिमम चीजें जो अच्छी की गई उसको आने वाली सरकार उसी रूप से सुचारू रूप से चलाए। तो इससे क्या होता है कि पॉलिसी कंटिन्यूएशन होता है। तो इस समय क्या हो रहा है, इनके साल में 40 साल तक ये राजा है, यहाँ पे 40 साल तक राज्य कर रहे हैं। तो पावरफुल इसलिए हो पाए क्योंकि इन्होंने अपने समय में, इनके समय में कोई भी अलग राजा नहीं बना। इनकी जो पॉलिसीज हैं वो लगातार कंटिन्यू हो रही हैं, तो लोगों तक वो लगातार आराम से पहुंच रही हैं। तो ये आराम से फैल रहे हैं और राज्य कर रहे हैं। ठीक है, इनको मोस्ट सबसे पावरफुल बनाया था। क्यों पावरफुल? इस बेस बनाया जाता है क्योंकि ये जो कन्नौज है ना, जिसके लिए सब लड़ रहे हैं, कन्नौज के ऊपर इनका कब्जा होता है। पहली बार ये कन्नौज पे बैठते हैं, आगे कन्नौज पे गद्दी बैठते हैं। तो ये भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है, कन्नौज की गद्दी बैठना भी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। होता क्या है इस समय, ये पूरा सेटअप है। अब हम जानते हैं कि 3 राजा हैं, 3 वंश हैं। इसको ऐसे देखते हैं हम कि मान लीजिए 3 वंश हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि गुर्जर प्रतिहार जो है वो इस समय, अब जो कन्नौज है ना, कन्नौज पे बेसिकली गुर्जर प्रतिहार को कब्जा है, गुर्जर प्रतिहार बैठे हुए हैं। उस समय एक राजा है, उनका नाम है वत्सराज। वत्सराज है, वत्सराज का जो कार्यकाल है वो 780 से लेकर 800 ईस्वी तक है। ये कन्नौज पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं धर्मपाल। पालों के जो राजा हैं वो धर्मपाल हैं। और इस समय इनके राजा गौड़ गौड़ राज्य बोलते थे, बंगाल को गौड़ एरिया, गौड़ का राज्य बोलते थे। उसके बाद यहाँ पे जो राष्ट्रकूट हैं, यहाँ पे कौन बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं ध्रुव। ध्रुव जो है राष्ट्रकूटों के राजा हैं, जिनका कार्यकाल 780 से 793 का है। अब समय आता है 790 का, 790 का साल आता है, साल है 790 का। वत्सराज जो हैं ये यहां से निकलते हैं, इनको जाना है गौड़। किसके ऊपर हमला करने के लिए? धर्मपाल के ऊपर हमला करने के लिए। तो यहां से निकलते तो हैं, इनको जाना है गौड़। लेकिन यहां बीच में क्या होता है, ये ध्रुव जो होते हैं यहाँ पे हमला कर देते हैं इनके ऊपर।
यही बीच में जा कहीं और रह जाते हैं, हमला कोई और कर देता है, हमला करके इनको यहीं पे हरा देते हैं। ठीक है, अब ध्रुव इनको हरा देते हैं, तो वत्सराज क्या करते हैं, वत्सराज फिलहाल यहाँ से बच के भाग जाते हैं। कहाँ जाते हैं, ये राजस्थान के एरिया में जाते हैं, वहां पे अपनी राज्य अपनी सेना को फिर से स्थापित करना शुरू करते हैं कि मुझे वापस से कन्नौज पे कब्जा करना है। ये चले गए राजस्थान, ये चले गए राजस्थान। ध्रुव जो है ये यहाँ हराने के बाद इनको कन्नौज जाने का मन नहीं करता, जो भी वजह रही हो, क्या पता घर पे कुछ इंतजार कर रहा हो इनका, तो ये कन्नौज नहीं जाते हैं, ये वापस चले जाते हैं घर पे। ऐसा होता है ना घर पे, क्या पता मतलब कोई वेट वेट कर रहा हो इनका, मतलब इनकी श्रीमती जी ने बोला हो कि घर जल्दी आना लौट के, वहां मत चले जाना, तो ये वापस चले जाते हैं। ध्रुव भाई डरता रहा होगा भाई अपनी वाइफ से, कौन जानता भाई, सब डरते हैं आजकल तो ये चला जाता है कन्नौज, वापस चला जाता है अपने राज्य को लौट के, राष्ट्रकूट। यहाँ खाली है, और यहाँ कौन बैठा है, ये बिल्कुल पता है वैसी कहानी है, वो हमने बचपन में सुना, बिल्ली और बंदर वाली कहानी, एक रोटी का टुकड़ा होता है, बिल्ली बंदर वाली कहानी आप लोगों ने सब सुनी होगी, कि कैसे बंदर दो बिल्लियों की लड़ाई में मजा मार ले आता है। अब ये चले गए भाग गए राजस्थान, मतलब रेगिस्तान वाले एरिया में, ये चले गए वापस अपने राज्य, ये गद्दी खाली है, ये बंदा बैठा हुआ है आंख गड़ाए हुए, और सपना क्या है, कन्नौज पे जाने का। ये 790 में आके कन्नौज पे बैठ जाता है, गद्दी पे बैठ के आके। ठीक है, अब होता क्या है कि जब ये आता है, तो अब इसको यहाँ आने के बाद भौकाल दिखाना है। हम जैसे अपने गाड़ी लेते हैं ना नई, तो नई गाड़ी लेने के बाद पूरा रिश्तेदारी घूमते हैं हम लोग, रिश्तेदारी घूम घूम के जगह जगह दिखाते हैं कि आज नई गाड़ी ली है, नई गाड़ी ली है। तो ऐसे ही ये आता है, वहां बैठ जाता है और बुलाता है ग्रैंड दरबार, एक बहुत बड़ा दरबार लगाता है। और उस दरबार में पंजाब, जो सीमावर्ती राज्य हैं इधर, पंजाब और राजस्थान वाले राज्य हैं, इनके छोटे छोटे राजाओं, जितने छोटे राज्य हैं, राजा हैं, उनको बुलाता है कि आइए हमारे यहाँ। ये लोग आते हैं इनके यहाँ, और ये इस बात का प्रदर्शन होता है, ये जो राजा हैं जो आए हैं, ये मेरे प्रभुत्व में राज करेंगे, और ये भी एग्री हो जाते हैं, राजा भी तैयार हो जाते हैं। तो ये चीज होता है। अब ये सब कुछ चल रहा है, धर्मपाल यहाँ के राजा बन गए हैं। अब जो होता है ना होशियार बिल्ली जो होती है ना, उसका नुकसान बहुत होता है, उसका नुकसान, धर्मपाल ने होशियारी क्या की, वहां कब्जा कर लिया। धर्मपाल कहां बैठा हुआ है, कन्नौज पे। अब बेचारे वत्सराज जो होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उनका बेटा होता है, बोलता है वो ना फैजल, बाप का बदला, भाई का बदला, सबका बदला। तो ये सबका बदला लेने के लिए तैयार होता है इनका बेटा होता है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय इनका बदला लेने को तैयार है, जिसका कार्यकाल है 800 से लेके 833, 800 से 833 लेके, ये इधर तैयार है। उधर ध्रुव का बेटा बोला पापा जी तो मम्मी की तरफ चले आए, लेकिन मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं वापस नहीं आऊंगा। इस बंदे ने मेरे पापा के साम्राज्य को बुझाया है, अब मैं पापा का बदला मैं भी लूंगा। ही वॉज अ पापा पगलू। तो यहां आता है गोविंद तृतीय। ठीक है, ये दोनों बैठे हुए हैं, ये दोनों दो अलग अलग लड़ाइयों में धर्मपाल को हराते हैं। दोनों दो अलग अलग लड़ाइयों में धर्मपाल को ये दोनों हराते हैं। ठीक है, अब धर्मपाल जो है बेचारा हार गया, बुरा लगा इसको, हार गया, बहुत होशियार था बिल्कुल एकदम, जिसे वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, वही बिल्ली वाली कहानी, ज्यादा होशियार बिल्ली वाली। दो लड़ाइयों में हार गया। जैसे हम लोग जब नेशनल ज्योग्राफिक या बहुत सी चीजें देखते थे बचपन में, तो उसमें देखते थे ना कि शिकार करता है शेर, और मजा, अगर शेर थोड़ा इधर दाहिने बाएं हुआ तो मजा खा जाता था लकड़बग्घा लेके, तो ये लकड़बग्घे की तरह ही है। तो इसको क्या हुआ, धर्मपाल हार गया। धर्मपाल का जो पुत्र होता है, अब भाई पिताजी का बदला लेने के लिए तो इसके अंदर भी खून तो इसका भी खोलेगा। तो इसका बेटा होता है देवपाल का जो कार्यकाल है, इनका बेटा होता है देवपाल का जो कार्यकाल है वो 810 से 850, अब ये भी 40 साल तक राज्य करेगा। जो बड़े राज्य का जो काल का समय है ना इनका, वो बड़े स्टेबल राजा रहे हैं। तो ये क्या करता है, पिताजी का बदला तो लेना है, लेकिन पहले जो इतना हार मिली है, नागभट्ट हराया, कन्नौज से भागे, गोविंद ने हराया, तो ये थोड़े छोटे हो गए, कम हो गए, इनका एरिया कुछ गोविंद ने कैप्चर कर लिया। तो अब भैया कम से कम जो खोई इज्जत है पहले इसको तो पालें, कोई इज्जत है पहले उसको तो पालें, फिर दूसरों को मारेंगे, पहले अपना तो घर सही कर लें। तो ये क्या करता है, ये पहले अपने राज्य को विस्तार करना शुरू करता है। तो ईस्ट में जाता है आसाम को पहले प्राग ज्योतिषपुर बोलते थे, तो पूरब में ये आसाम तक जाता है, प्राग ज्योतिषपुर तक।
ठीक है। उसके बाद पहली बात तो ये कभी ट्राई ही नहीं करता कन्नौज पे कब्जा करने का, क्योंकि भाई इसको सीधा सा है कि पहले जो गया है उसको पालो, या राज्य पहले बड़ा कर लो, अपना संसाधन बढ़ा लो अपने, ज्यादा बड़े राज्य का मतलब ज्यादा संसाधन, तो ये संसाधन बढ़ा लो पहले अपने। तो ये क्या करता है, पहले अपने राज्यों को बढ़ाना, और ये कन्नौज पे कभी ट्राई भी नहीं करता हमला करना। तो अब ये क्या करता है, कुछ पार्ट ऑफ आसाम जिसको हम प्राग ज्योतिषपुर कहते हैं, कुछ पार्ट उड़ीसा का, और कुछ पार्ट नेपाल का, जो आज नेपाल है उसके कुछ पार्ट को ये अपने राज्य में सम्मिलित करता है। इस बीच में ये है कि हम तुम्हारे यहाँ हमला नहीं करेंगे, लेकिन तुम अगर हमारे हमला करो तुमको छोड़ेंगे नहीं। तो इस समय एक राजा हो रहे हैं गुर्जर प्रतिहार के, उनका नाम है, बड़े फेमस राजा हैं, मिहिर भोज, परमारवंशी राजा हैं मिहिर भोज। मिहिर भोज ये आके हमला करते हैं कहां पे, पालों के ऊपर। ये आते हैं हमला करते हैं पालों के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन देवपाल इनको रोक लेता है, इनको हरा देता है लड़ाई में, और इनको आगे नहीं बढ़ने देता है, हारते नहीं बेसिकली, इनको रोक देता, आगे नहीं बढ़ता है, बढ़ने देता है, ठीक है ना। अब पालों का काल मतलब इनका पाल, देवपाल का 850 में काल समाप्त होता है। 850 से लेके 988 तक, 850 से लेके 988 तक जो ये काल है ना, ये बहुत ही कमजोर शासक आ रहे हैं इनके पास, कमजोर शासक आ रहे हैं। लेकिन वे कहते हैं ना कि बुझता हुआ दिया ये लास्ट में फड़फड़ाता है 2-3 बार, तो फड़फड़ाने के लिए बीच में एक बड़े महान शासक बीच में एक बार और आते हैं 988 से लेके 1038 तक, 1038 तक, जिनका नाम है महीपाल। ये है महीपाल, ठीक है, महीपाल। ये आते हैं बीच में महीपाल। अब ये अपनी बाउंड्री कहां तक बढ़ाते हैं, ये उन्होंने क्या कहा, मगध तक आए थे, इन्होंने अपनी बाउंड्री बढ़ाया वाराणसी तक आए, वाराणसी तक आते हैं ये, वाराणसी तक आते हैं। लेकिन बेचारे अभी वाराणसी तक बढ़े ही होते हैं, बस इनको पता नहीं था, ये थोड़ा फेसबुक वगैरह चलाते नहीं थे उस टाइम पे, थोड़ा ना वो कीपैड वाले मोबाइल के आदमी थे। अब ये फेसबुक चलाते नहीं तो इनको पता नहीं कि वो साउथ वाला जो राजा है वो अपना टाइमलाइन अपडेट किया है कि गोइंग टू वाराणसी विद 50 अदर्स। अगर उन्होंने देख लिया होता इस चीज को, तो शायद ये आगे ना बढ़ते उस टाइम पे, उस टाइम वाराणसी ना जाते। अब ये पहुंच रहे हैं वाराणसी, ये पहुंच रहे हैं वाराणसी। साउथ से एक और राजा है इस समय पे, राजेंद्र चोड़, राजेंद्र चोड़, राजेंद्र चोड़ है। साउथ का एक और राजा है राजेंद्र चोड़, वो भी इस समय आ रहा है। क्यों आ रहा है, उसके दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ है गंगा जी तक पहुंचने का, गंगा जी का पानी लेके आऊंगा मैं। कहाँ आऊंगा, जो मंदिर बनवाया है बृहदेश्वर का, उनको चढ़ाऊंगा गंगा जी का पानी, ठीक है ना, गंगा जी का पानी उनको चढ़ाऊंगा। तो इसीलिए बीच में जितने राज्य हैं, वो ऐसा नहीं किसी को भेज के भी एक लोटा पानी मंगवा सकता था, लेकिन नहीं, उसको विजय करना, उसको फतह करना वहां तक कि गंगा जी का राज्य मेरे अंदर में आए, मेरे अधीन में आए। तो यहां तक आता है, इसीलिए वो अपने आप को टाइटल देता गंगई कोंड चोड़पुरम। जो गंगा का जो पूरा एरिया है वो चोड़ाकापुरम है, चोड़कापुर है। तो राजेंद्र चोड़ जो है वो वाराणसी आता है, और ये मिल जाते हैं वहां इनको अनफॉर्चुनेटली, ये नहा रहे होते हैं वहां पे, कहता तुम यहाँ, हम राजा, एक ही राजा रहेगा यहाँ पे, और भूल जाता है बनारस में तो एक के राजा है महादेव। तो ये आता है बेचारा, इनको हराता है यहाँ पे, ये बेचारे हार के वापस चले आते हैं, वापस चले जाएंगे, और राजेंद्र चोड़ जो है वो वापस चला आता है। तो ये लास्ट शासक रहे हैं जो इस समय के हैं। तो अब एक हम अगर रफली थोड़ा सा रफली अगर हम देखें इनके कार्यकाल के बारे में, इनके पालों के बारे में, तो पालों के बारे में सबसे पहले शुरुआत करते हैं 750 से और 770 तक। इस समय जो इनके संस्थापक हैं वो हैं गोपाल, वो हैं गोपाल। अब हमने पढ़ा 40-40 का सब सिस्टम बन रहा है, 770 से 810, 810 कौन है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, धर्मपाल, धर्मपाल। अब 810 से 850, 40 साल का फिर सिस्टम बना। 850 कौन है, इनके पुत्र देवपाल, इनके पुत्र देवपाल। उसके बाद जैसा हमने पढ़ा 850 से लेके 988 तक लगभग वीक सक्सेसर्स हैं। 988 तक ये जो एरिया है ना, ये एरा है, ये वीक रूलर्स का है, वीक रूलर्स का, बस खा पी रहे हैं, बस इतना ही है इनका, खा जी रहे हैं। उसके बाद 988 से फिर अगले 10 साल, उसके फिर अगले 40 साल तक, फिर 40, इनका 40-40 का सिस्टम चल रहा है, ये 40, सॉरी ये 40, ये 40, फिर इधर फिर 1038 तक, फिर ये 40 साल तक एक आएंगे महीपाल, महीपाल।
फिर ये 40 साल का, इनका 40 का पूरा पहाड़ा है, 40-40 का, ठीक है। तो ये 40 साल तक फिर ये महिपाल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये जानना, किसी भी राज्य के बारे में जब हम जानते हैं तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट होता है कि ये इंफॉर्मेशन मिली कहाँ हमें। दादी नानी कहानियां तो है नहीं कि दादी ने सुनाया, नानी ने सुनाया, उसके हम कहानियां सुनते सुनते चले आ रहे हैं, ना श्रुति स्मृति है। तो अब हमें इंपॉर्टेंट ये है जानना कि इनके बारे में हमें पता चला कहाँ से, हम जानते कहाँ से हैं। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो इन 3 जगहों से मिलती है, एक तो विदेशी जो उसमें ट्रेवलर्स होते हैं वो देते हैं, या कोई राज्य का कवि हो जो इनके बारे में लिख रहा हो, इतिहासकार हो जो लिख रहा हो। तो इनके केस में ऐसा कुछ नहीं था, किसी कोई इतिहासकार नहीं था इनके राज्य में जो इनके बारे में लिखता हो। तो पहला तो जो विदेशी उस समय व्यापारी आ रहे हैं वो बताते हैं। दूसरा चीज, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन की जो ताम्र पत्र पे जो प्रतिलिपियां लिखी गई जाती थी वो थी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तीसरा है तिब्बतियन क्रॉनिकल्स, इस समय जो, क्योंकि इनके जो पालों के, अब होता क्या, पाल जो है ना बुद्धिस्ट है, ये बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। अब वही है ना कि बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट दोस्त दोस्त, तो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। तो जो पाल हैं, जो तिब्बतियन, तिब्बत में वज्रयान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म आ रहे हैं, वज्रयान बुद्धिज्म का वज्रयान का रूप है, ये भी लोग वही फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं, और ये लोग, एक चीज और भी है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है इनके अंदर में आती है। अब बुद्धिस्ट कोई सा भी हो पढ़ने आएगा नालंदा यूनिवर्सिटी, तो इसलिए इनके अच्छे संबंध हैं तिब्बतियन क्रॉनिकल, तिब्बतियन से। तो इनके यहाँ पे तिब्बतियन क्रॉनिकल्स में इनके बारे में एक अच्छा खासा इतिहास का एक वो मिल जाता है, ठीक है ना। अब सबसे शुरुआत करते हैं हम लोग सुलेमान की। सुलेमान जो है वो अरब ट्रैवलर है। वो क्या है? सुलेमान एक अरब ट्रैवलर है, अरबी ब्लॉगर, कहते हैं ना आज तक डेट में ब्लॉगर है, ब्लॉगिंग कर रहा है, ये ब्लॉगिंग करना चाहता है, जगह जगह खाना खा के दिखा रहा है, ठीक है। इसके रिटन रिकॉर्ड्स हैं, इसने लिखित प्रमाण दिए हैं, ठीक है ना। इसने जो किताब लिखी उसका नाम है अल तजीर, जो किताब है उसका नाम है अल, इसकी किताब का नाम है अल तजीर, इसके रिटन रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है ना। अब ये किसके शासनकाल में आ रहा है? ये शासनकाल में आ रहा है देवपाल के। जब देवपाल का राज्य है, हमने पढ़ा देवपाल किसी के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं, किसी को करने भी नहीं दे रहे हैं, अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। तो ये देवपाल के राज्य में आता है, जो मिड 9th सेंचुरी, 9वीं शताब्दी के मिड में आता है, 19th सेंचुरी सीई, ठीक है ना। ये इसके बीच में आ रहा है, इस काल के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो धर्मपाल हैं, शायद उनको ये रुहमा के नाम से बुला रहा है। अब जैसे विदेशी है ना, विदेशियों को क्या है, वो कुछ भी बुला रहे होते हैं, जैसे कि समुद्री बन गया जामोरिन, जिसको वास्को डी गामा बुलाता है। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त बन गया सैंड्रोकोटस। तो इनका क्या है, इनको बोलना वालना आता नहीं है, तो ये कुछ भी बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। अब ये रुहमा बुलाता है किसको? ये ऐसा बोलते हैं कि शायद इनके पिताजी को रुहमा बुलाता है, किसको? धर्म को। धर्म का नाम शायद ये रोहमा ले रहा होता है, क्योंकि उसके रिकॉर्ड में बाबा रोहमा आता है, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से क्या चीजें हमें जानने को मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार, पाल और राजपूत हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा लड़ाई में भी मतलब लगे ही रहते हैं ये लोग। वो लिखता है ये चीज के बारे में, ये लोग हमेशा लड़ रहे हैं। अब लेकिन अगर मेरे हिसाब से, जहां तक मैं इसको कर पाता हूँ, क्या पता ये धर्मपाल के स्टार्टिंग पीरियड में आ रहा है, क्योंकि हमें देखने को मिलता है कि जो देवपाल है, देवपाल के पीरियड में कोई मेजर लड़ाई नहीं हो रही, तीनों के बीच में बिल्कुल नहीं हो रही है। छोटी मोटी झड़प हो जाए वो बात अलग है, लेकिन जो मेजर लड़ाई देखने को मिली है वो हमें मिली है धर्मपाल में। और दो चीजें, एक तो जो रुहमा है ना, ये धर्म के बारे में लिख रहा है, और जैसा हम जानते हैं कि जब तक बड़ा राजा मरता नहीं तो छोटा राजा नहीं बनता है। तो क्या पता ये धर्मपाल के समय में आया हो, और इसने वही जो लड़ाई हुई है ना, जिसमें धर्मपाल दोनों लड़ाइयों में हराया गया है, उसी को ये लिख रहा है कि लगातार आपस में फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये पालों के आर्मी के बारे में बात करता है, पालों के जो पाल हैं इनके आर्मी के बारे में बात करता है, जो इनकी सेना है उसके बारे में बात करता है। तो ये कहता है कि लगभग इनके पास 50,000 हाथी हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब क्या कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि विदेशी है, ज्यादा झूठ नहीं बोलना चाहिए इसको, मतलब ज्यादा एक्सैजरेट तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मतलब मान लेते हैं, क्योंकि इतिहास को इतिहास के नजरिए से देखना चाहिए। हर किसी को अपना सोचने का अधिकार है, आप लोग अपना खुद सोचिए। लेकिन ये कहता है कि इनके पास 50,000 एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं। और ये जो एरिया है ना इनके, आसाम में बंगाल वाला, उस समय तो और जंगल रहे होंगे। तो अभी भी आज हम देखते हैं उधर मानस वगैरह है, तो उधर हाथियों का काफी एरिया है, उस तरफ एरिया वाला। तो हाथी जो है इनके पास 50,000 हाथी हैं, और लगभग लगभग इनके पास 10 से मतलब इनकी सेना इतनी बड़ी है कि लगभग इनके पास 15,000 से कपड़े धुलने वाले हैं, जो सेना के अंदर कपड़े धुलते हैं। अब सोचिए, सेना इतनी बृहद, इतनी प्लान्ड सेना है कि आज की सेना हम देखते हैं
कि कपड़े धुलने वाले, खाना बनाने वाले हैं, इनकी सेना इतनी प्लान थी कि इनके पास 15,000 कपड़े धुलने वाले हैं। अब सोचिए अगर एक बंदा 10 बंदों का कपड़ा धुल रहा है, तो सोचिए सेना का एक्सटेंट कितना बड़ा रहा होगा। अब ये बात देखिए, पढ़ने वाले या सुनने वाले एक विवेक के ऊपर होती है कि वो क्या सुनना चाहता है। देखिए हम इतिहासकार बनने नहीं आए हैं, हमें सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो हम इसको एज इट इज लेंगे कि चलो ठीक है, इसने बोल दिया तो ठीक है, ठीक है, ओके, गुड एंड फाइन। ठीक है, तो पहला जो रिकॉर्ड मिलता है वो हमें सुलेमान से मिल जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो है, जो हमने पढ़ा है कि दूसरा तिब्बतियन क्रॉनिकल्स हैं। तिब्बती जो उन्होंने अपने आप लिखे लिखे हैं इनके बारे में, तिब्बतियन क्रॉनिकल्स, उनके बारे में। तो तिब्बतियन क्रॉनिकल्स, दूसरा है तिब्बतियन क्रॉनिकल्स। तिब्बतियन क्रॉनिकल्स में हमें इनके बारे में जानने मिलती है कि जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि तिब्बती लोगों का इनके साथ रोटी बेटी का नहीं कहेंगे, लेकिन ज्ञान का रिश्ता था, वो बुद्धिज्म का रिश्ता था, धन और ज्ञान का रिश्ता था, धर्म और ज्ञान का। तो ये भी बुद्धिस्ट, वो भी बुद्धिस्ट, दोनों बुद्धिस्ट भाई भाई, ये भी कहीं ना कहीं वज्रयान को प्रमोट करते थे। और हम जानते हैं जैसे तिब्बत में जो बुद्धिज्म के 3 शाखाएं हैं, हीनयान, महायान, वज्रयान, उसके वज्रयान वहां पे वज्रयान के सेक्ट को ज्यादा पूछते थे तिब्बत वाले एरिया में। तो ये भी वैसे ही है। अब दूसरी बात यह है कि इनके पास है नालंदा यूनिवर्सिटी। जो नालंदा है, जो नालंदा है, ये पालों के ही राज्य में आती है, ये पालों के ही राज्य में आती है। तो पालों के राज्य में नालंदा आती है, तो उनका इनके साथ संबंध इस यूनिवर्सिटी से भी हो गया कि भाई उनके बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे, तो इनके साथ उनका संबंध हो गया। ठीक है, अब जैसे कि धर्मपाल जो हैं, ठीक है ना, इन्होंने एक और, जैसे नालंदा में भीड़ बढ़ गई, ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ना, हम जानते हैं जैसे कि नालंदा लगभग 3,000 प्लस बच्चे लगभग होते थे, एडमिशन होता था, 3,000 प्लस बच्चे, उनके रहने खाने की व्यवस्था हुआ करती थी। तो अब जरूरत है एक और यूनिवर्सिटी की। एक नालंदा का स्टैब्लिश किया था कुमारगुप्त ने, अब एक और यूनिवर्सिटी की जरूरत है, जिसका नाम है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जिसका नाम है इसके साथ साथ विक्रमशिला। दोनों बहुत दूर नहीं है, पास पास में है, बिहार में है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की अब डिमांड है, ठीक है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं अपने फेमस हीरो धर्मपाल, धर्मेंद्र जी। ठीक है, अपने फेमस हीरो धर्मपाल जी करते हैं। ठीक है, इसका एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो अब यहाँ पे ये दो सेंट्स, दो ऐसे भिक्षु हैं जिसको डिमांड पे, तिब्बती लोगों के डिमांड पे ये तिब्बत भेजते हैं। ठीक है ना, एक का नाम है दीपांकर, दूसरे का नाम है संत रक्षिता, संत रक्षिता, जिसको दीपांकर को हम अतिसा भी बोलते हैं, बहुत जगह पर उनका अतिसा नाम से भी नाम आता है। तो ये दोनों बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं जो ये भेजते हैं तिब्बत, तिब्बती लोगों के डिमांड पे कि भैया ठीक है, हम लोग यहाँ रह रहे हैं, आप हमारे यहाँ किसी को भेजिए, तो पंडित जी को भेजिए, तो पूजा पाठ करानी है हमको, तो पूजा पाठ करानी है, तो भेज दो। अब भेजते हैं ये, ठीक है। अब वहां पे इन्होंने इन्होंने ही, ये जो बुद्धिस्ट जाते हैं ना, ये वहां पे वज्रयान स्कूल का इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कि एक नया सेक्ट भी है, वज्रयान है। वहां थोड़ा सा तंत्र मंत्र का सिस्टम चलता है, और वो थोड़ा डिफरेंट भी है, वो थोड़े नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। तो ये वज्रयान सेक्ट को वहां इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ जाके, तिब्बत में इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है ना। अब जो पाल रूलर हैं, ये दो चीजें हैं, ठीक है ना, इन्होंने दो चीजें की। एक तो पहले तो इन्होंने पैट्रनाइज किया बुद्धिज्म, पहला क्या किया, पालों ने पैट्रनाइज किया बुद्धिज्म को। साथ में सिर्फ पैट्रनाइज ही नहीं किया, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, इन्होंने साथ में उनके रहने खाने के लिए मोनास्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण करवाया। मोनास्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज का रहने खाने के लिए, पढ़ने के लिए मोनास्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज का निर्माण करवाया। जैसे हम जानते हैं कि गुप्त काल में 200 गांव लगभग दिए गए थे नालंदा यूनिवर्सिटी को, तो ऐसे ही लगभग गांवों का दान किया गया विक्रमशिला के लिए, कि जिससे विक्रमशिला का स्वतः रूप से खर्चा चलता रहे, जिसको किसी राजा के अधीन ना रहना पड़े। क्योंकि राजा का क्या है, आज देगा कल नहीं देगा, कल उसके पास है नहीं, मान लो गुस्सा हो गया किसी से, तो इसलिए उसको स्वतः रूप से चलने के लिए उसको गांवों का दान दे दिया जाता था कि इतने गांव तुम्हारे पास है, तो इन्हीं गांव में सिर्फ जितना कर आएगा, जितना चंदा आएगा, वो सब तुम्हारा रहेगा। ठीक है, अब देखिए हम जब आगे बढ़ते हैं, तीसरा चीज हमारे पास क्या है, थर्ड थिंग है जो हमारे पास, वो है कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ताम्र पत्र पे जो लिखाए गए, ठीक है ना। तो इससे हमें जानने को ये मिलता है
ज्यादातर जो इनका जो कॉर्पोरेट न्यूट्रिशन मिलता है वो मिलता है बांग्लादेश से, क्योंकि बांग्लादेश आज है ना, तब तो बंगाल हुआ करता था। और हमने पढ़ा पूरा बंगाल जो है इनके राज्य में आता था। और व्यापार अच्छा खासा करते थे कॉटन का, बंगाली कॉटन का। बंगाली कॉटन बड़ा फेमस होता है। ढाका का जो मलमल है वो बहुत फेमस है। मतलब अंग्रेजों के शशि थरूर लिखते हैं कि ढाका का मलमल इतना हल्का है जैसे हवा, पहनने के बाद पता ही नहीं चलता है मलमल। तो अंग्रेज उसके लिए बड़े एकदम परेशान रहते थे, जो पश्चिमी यूरोपीय आक्रांता थे। तो इसीलिए इस समय जब इनसे हमें क्या जानने को मिलता है, इनसे जानने को मिलता है कि जो श्री विजय एम्पायर था, जो श्री विजय राज्य था, जो श्री विजय साम्राज्य था, एम्पायर था, जो बेसिकली श्री विजय एम्पायर जो था, जो बेसिकली इस समय जिस जो जावा है, जो आज का जावा है, सुमात्रा है, मलय पेनिनसुला है, ये पूरा श्री विजय राज्य का ही एक हिस्सा था। ठीक है ना। जहां पे राजा था, जहां पे राज्य जो था वो शैलेंद्र डायनेस्टी का था। किसका था? शैलेंद्र डायनेस्टी का। शैलेंद्र डायनेस्टी का उसमें वहां पे राज्य है। ठीक है ना। जिसको, और इस जगह को सुवर्ण भूमि बोलते हैं, क्योंकि सुवर्ण भूमि मतलब लैंड ऑफ गोल्ड, जहां पे सोना बहुत बहुतायत मात्रा में होता है, इसको लैंड ऑफ गोल्ड बोलते हैं। ठीक है। तो ये सुवर्ण भूमि है, यहाँ पे श्री विजय एम्पायर है, जिसके राजा जो हैं वो शैलेंद्र डायनेस्टी के हैं। ठीक है। तो अब इनके साथ क्या हो रहा है पालों का? ठीक है। मान लीजिए यहां ये हैं श्री विजय, श्री विजय है, और ये हैं पाल, ये पाल हैं। ठीक है। इनका जो रिलेशन है वो बड़ा सुंदर सा रिलेशन है, फेविकोल के जोड़ वाला रिलेशन है एकदम इनका। मतलब दूर दूर है लेकिन जोड़ अच्छा है, दूर दूर वाला दोस्ती है। श्री विजय जो है एम्बेसीज भेजते हैं। ठीक है। अपने एम्बेसीज भेजते हैं, अपने एम्बेसीज भेजते हैं इनके कोर्ट में, पाल के। अब सारा पता है, ये सारा जो कल्चरल टाइज है ना, ये सब बुद्धिस्ट है। तो हम सॉफ्ट पावर में आज से नहीं, बहुत पहले से बड़े फेमस रहे सॉफ्ट पावर में। तो ये एम्बेसी भेजते हैं किनके पास? पालों के पास एम्बेसी भेजते हैं कि जनाब हमको भी एक कुटिया बनवानी है, एक मोनास्ट्री बनवानी। कहां पे? गया में। जहां जो जो एरियाज बुद्धिस्ट, क्योंकि गया भी तो मगध का पार्ट है और मगध इनके अंडर में आता है, पालों के अंदर में आता है। ठीक है। और उसके बदले ये क्या करते हैं, इनके साथ ट्रेड करते हैं, हम उनसे ट्रेड करते हैं। तो कहने का मतलब है ट्रेड और रिलीजन का एक कॉकटेल था, एक कॉकटेल था। साथ में ये जो है, जो श्री विजय एम्पायर थे, ये चाहते थे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में एक मोनास्ट्री बनवाना, जिसका परमिशन इनको फाइनली पाल रूलर दे देते हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन जो है, सिर्फ इन्हीं दोनों के बीच में रिलेशन नहीं है, साथ में इनका और भी, क्योंकि भाई कोस्टल एरिया ताम्रलिप्ति यानी बंगाल का जो एरिया है, कोस्टल एरिया है, वहां से ट्रेड होता है, काफी ट्रेड होता है। इसीलिए इनके जो रिलेशन थे वो चाइना, श्रीलंका, तिब्बत, बर्मा, और साथ में अरबी मर्चेंट से, सुलेमान एक ट्रेवलर था ना अरबी, उनसे इनके जो रिलेशंस हैं बहुत कॉर्डियल रिलेशन है। अब हम अगर इसको पूरा एक राउंड ऑफ करें, तो राउंड ऑफ में हमें यह मिलता है कि जो पाल हैं वो ईस्ट के, पूरब के बहुत इन्फ्लुएंशियल राजा रहे हैं, जिन्होंने इस ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल में पार्ट लिया। साथ में इन्होंने, इनका बड़ा रोल रहा है बुद्धिज्म के स्प्रेड में। बुद्धिज्म का जो लैंड रहा है, पाल खुद बुद्ध थे, बौद्ध थे, वज्रयान बौद्ध थे। इन्होंने तिब्बत में वज्रयान बौद्धिज्म पढ़ाया। हमने देखा कि कैसे इन्होंने 2 भिक्षुओं को भेजा और वहां बुद्धिज्म फैलाया। साथ में श्री विजय एम्पायर में शैलेंद्र डायनेस्टी जो है, वहां कैसे पूरा मलय पेनिनसुला में बुद्धिज्म को स्प्रेड कर रहे हैं ये। फिर इनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं सदर्न कंट्रीज से, अरेबियन जगहों से, साथ में कैसी कंडीशंस हैं वहां पे, हमने देखी कि काफी प्रॉस्पेरस इनका किंगडम है। साथ में जो राजा हो रहे हैं, बड़े बलवान राजा हो रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है बस कि ये जो तीनों आपस में लड़ रहे हैं, और इसका आने वाले समय में नुकसान होगा। आने वाले समय में मतलब 300-400 साल बाद, जब आक्रमण होगा विदेशियों का, जब विदेशी आक्रमण होगा तब इसका नुकसान होगा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है इतिहास में, जब राष्ट्रकूट, जब गजनवी आता है तो राष्ट्रकूट और मतलब अरबी जब उधर से आक्रमण कर रहे हैं, तो राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार मिलकर लड़ाई लड़ते हैं और उनको हराते हैं। तो अगर ये सब इकट्ठा मिलकर लड़े होते तो कभी भी हम विदेशियों के अंदर में नहीं आते। तो अभी के लिए फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़िए CSMP IS से। हम लोग फिर
प्रॉपरली थीम्ड बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड हम आगे कोर्स चलाएंगे और हम आगे कोशिश करेंगे कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्दी जल्दी हो, क्योंकि हम बिलीव करते हैं, क्योंकि अब जैसे यूपीएससी का चेंजिंग पैटर्न हो रहा है, तो जो फास्ट मूवर्स होंगे, जो जल्दी से चेंज को अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि वो पैटर्न जो पहले हुआ करता था ना कि बहुत ही एक पूरा एक फ्लो बनता था कि हाँ इस साल का क्वेश्चन अगले साल से मैच करेगा, अगले साल का क्वेश्चन अगले साल से मैच करेगा, वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे डाइल्यूट हो रहा है। तो हमें अब जल्दी से फास्ट मूवर बनना होगा, हमें आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले चेंजिंग पैटर्न के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सीएसएमपी आप लोगों के लिए एक पर्सनलाइज्ड अच्छा सा सिलेबस बना के पूरा एक साइंटिफिक बेसिस पे आपकी तैयारी करवाएगा, और आप लोग ज्यादा ज्यादा मात्रा में हमसे जुड़िए, और फिर हम लोग क्लास में मिलते हैं। जय। घंटी बजा दीजिए। चिपक क्यों नहीं रहा? तो वो तो काट देंगे अभी। क्या हुआ? ठंडी हो गई। घंटी बजाओ। आ रहे हैं? अरे यार, ये तो निकाल दो माइक भैया, ये